Hey guys, welcome to Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then first subscribe it so that you do not miss any update, and do not forget to like and share the videos. So here in this video lesson, you will be learning about the mechanism of the blood clotting, or it's also called blood coagulation. So what is it? First, let's see it. So it's a kind of device that is to check the excessive loss of blood from any injury that is caused to your body, and it also prevents the entry of any pathogenic microbe. तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है या डिवाइस है जिसकी वजह से हमारे कहीं भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो सके, या फिर उस एरिया से किसी भी तरह का कोई पैथोजेनिक माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर ना एंटर हो सके। उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। तो दिस इज़ द ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट डू वी नीड टू हैव in order to have the blood clotting mechanism? So the requirements are the platelets, calcium ions, vitamin K, and a number of clotting factors. So calcium ions is one of the clotting factors also, and the very important cells that we need to have in our body in appropriate number, they are the platelets. So let's first have just a brief overview of what the platelets are. So there are three types of blood corpuscles or blood cells in our body, and they are the red blood cells, white blood cells, and the platelets. Here we are to focus only on the platelets. So let's just see their function. So platelets are also called the thrombocytes, and their main role is in the blood clotting mechanism. So how do they aid in the blood clotting mechanism? We will have a look at this. Now, there are two other very important substances, and they are called the procoagulants and the anticoagulants. देयर नीड्स टू बी बैलेंस कि ब्लड कब क्लॉट होना चाहिए और कब क्लॉट नहीं होना चाहिए. सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो दिस बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय दीज टू, the procoagulants and the anticoagulants. So there are some substances that promote the coagulation or that promote the blood clotting mechanism, and they are called the procoagulants, while there are some substances like the anticoagulants जिनका रोल क्या है, टू इनहिबिट द कोएगुलेशन को नहीं होने देना. तो जो एंटी कोएगुलेंट्स है उनका रोल कहाँ है, जो हमारी इंटैक्ट ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जब कोई भी इंजरी नहीं है, नॉर्मली हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, उस टाइम पर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है. और ये रोल कौन प्ले करता है? दिस इज प्लेड बाय द एंटी कोएगुलेंट्स. जब सर्कुलेटिंग ब्लड जो है, नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है, उस टाइम पर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना. Only the blood needs to be clotted when there is any rupture in the vessel or there is any tissue damage. तो उस टाइम पर जो रोल प्ले करते हैं, they are called the procoagulants. Now let's begin with the mechanism of the blood clotting. तो blood clotting का mechanism जो है, इसमें basically 3 steps होंगे. सबसे पहले जब भी कोई वेसल डैमेज होगी या किसी भी तरह का कोई रप्चर होगा, तो उस टाइम पर एक केमिकल रिएक्शंस का कास्केड स्टार्ट होता है. वो कास्केड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होना ज़रूरी होता है. तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, दैट इज़ द प्लेटलेट एक्टिवेशन. इट इज़ देन फॉलोड बाय द वैस्कुलर स्पैज्म. वैस्कुलर स्पैज्म का रोल होता है कि जो जिस वेसल के अंदर इंजरी हुई है, उस वेसल का जब कंस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है ताकि वहाँ से कम ब्लड लॉस हो, इट इज़ नोन एज वैस्कुलर स्पैज्म, जो कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ही करते हैं. फिर उसके बाद होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. जब प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ एडहेसिव प्रॉपर्टीज के कारण एक दूसरे के साथ एक प्लग की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. एंड दिस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन प्लस द फाइब्रिन, जो कि फिब्रिनोजन की एक्टिवेशन से बनते हैं, फाइब्रिन, तो वो फाइब्रिन प्लस ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये मिलकर फिर क्या करते हैं, कोएगुलेशन करते हैं. तो कोएगुलेशन होने के लिए अल्टीमेटली एक कास्केड स्टार्ट होता है जिसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट को एक्टिवेट करता है. तो इस तरह से अ नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, फर्स्ट दे देमसेल्फ गेट एक्टिवेटेड, देन दे एक्टिवेट द नेक्स्ट वन. तो इस तरह से कास्केड
cascade स्टार्ट हो जाता है एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू कोएगुलेशन. सो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स. सबसे पहले क्या होता है, दैट इज जो इनिशिएशन है ब्लड क्लॉटिंग का, वो होता है विद द एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स. जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद 3 स्टेप्स होंगे, वेस्कुलर स्पैज्म, देन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड देन अल्टीमेटली द कोएगुलेशन. तो जो 3 मेजर स्टेजेस होंगी ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म की या ब्लड क्लॉटिंग की, वो सबसे पहली स्टेज क्या है कि जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी उस टाइम पर एक्टिवेट होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर एक प्रोथ्रोम्बिन है उसे एक्टिवेट करेंगे एंड इट विल बी एक्टिवेटेड टू थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेटेड फॉर्म है. जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट फिर उसके बाद फाइब्रिनोजेन जो है उसे एक्टिवेट करेगा और वो फाइब्रिन में एक्टिवेट हो जाएगा. तो जो कन्वर्जन है फाइब्रिनोजेन का इनटू फाइब्रिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज़ डन बाय थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन इटसेल्फ इज एक्टिवेटेड व्हेन द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एक्टिवेटेड. सो बेसिकली 3 चीज़ें होंगी, पहले क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, फिर थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे एंड देन जो थ्रोम्बिन जो एक्टिवेटेड फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन की, वो एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजेन को और फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होकर बन जाएगा फाइब्रिन. ये फाइब्रिन फिर उसके बाद जो प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन हुआ था, फाइब्रिन प्लस द प्लेटलेट प्लग, they together will be forming the blood clot. So this is how the blood clotting is completed. So first thing is activation of the clotting factors, then the prothrombin, then the fibrinogen, then ultimately the formation of the blood clot. Now there arises a question कि what makes these platelets to get activated, जिसकी वजह से जो blood coagulation का cascade है वो start होता है. तो जब भी किसी भी तरह की कोई भी इंजरी होगी तो उस टाइम पर जो सबसे पहली चीज़ होने वाली है दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स. तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं? सो सी दिस इज़ द कट सेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल का एक कट सेक्शन है. यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ब्लड वेसल की वॉल्स हैं वो एक तरह के सेल्स की बनी है और ये सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही मतलब टाइटली एक एसोसिएशन में है. दी सेल्स आर कॉल्ड द एंडोथीलियल सेल्स. एंडोथीलियल सेल्स की जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उस तरफ एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ नोन एज द कोलेजन. जब भी किसी तरह का कोई रप्चर होगा ब्लड वेसल के अंदर, वहाँ से ब्लड जब भी ऊज आउट होगा तो उस ब्लड के साथ बाहर आएंगे प्लेटलेट्स. जब ये प्लेटलेट्स इस कोलेजन के कांटेक्ट में आएंगे तो दे विल गेट एक्टिवेटेड एंड दिस इज़ द रीज़न जब नॉर्मल ब्लड फ्लो चल रहा होता है, मतलब जब किसी भी तरह का कोई ब्लड वेसल डैमेज नहीं है, उस टाइम पर क्लॉट फॉर्मेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस टाइम पर जो प्लेटलेट्स हैं दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू कोलेजन. सो जो एक्टिवेशन है प्लेटलेट्स की वो तभी होगी जब दे विल बी एक्सपोज्ड टू कोलेजन, जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि ब्लड वेसल्स की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ नहीं प्रेजेंट होगा. तो whenever there will be a rupture in the blood vessel, blood will ooze out from there and in the blood there will be platelets and those platelets will be then exposed to collagen, जो कि एंडोथीलियल सेल्स की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट है. और जब भी ये प्लेटलेट्स उस कोलेजन को एक्सपोज्ड होंगे दे विल गेट एक्टिवेटेड एंड वंस दे गेट एक्टिवेटेड फिर उसके बाद जो पूरा कास्केड है ब्लड कोएगुलेशन का वो स्टार्ट होता है. सो सी यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि इस जगह पर क्या हुआ है, देयर इज़ रप्चर इन द ब्लड वेसल और उसकी वजह से इस रप्चर से यहाँ पर ये सेल्स जो हैं बाहर की तरफ मूव होने शुरू होंगे और जब बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहर ये जो वाइट कलर का फाइब्रस मटेरियल है दिस इज़ द कोलेजन जो कि ब्लड वेसल की बाहर की तरफ प्रेजेंट है. जब यहाँ से सेल्स बाहर की तरफ जाएंगे तो ये जो प्लेटलेट्स हैं विच आर हेयर दीज येलो इन कलर, ये प्लेटलेट्स हैं ये यहाँ पर इस कोलेजन के मैट्रिक्स के साथ बाइंड होने स्टार्ट होंगे. एक फैक्टर है इट्स कॉल्ड द वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर. ये जो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है इट स्टेबलाइजेस द कोलेजन प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स और इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होगा तभी प्लेटलेट्स कोलेजन के साथ अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, उसके साथ स्टिक होकर वहाँ पर ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पर ही प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो सकेगी. सो इट्स रिलीज्ड व्हेन द प्लेटलेट्स बाइंड विद द कोलेजन. ये फैक्टर रिलीज भी वहीं होता है और
स्टेबलाइज भी वहीं पर करता है। जो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होंगे, now they get involved in all stages of the hemostasis. The very first step that was the vascular spasm. ये vascular spasm होता कब है? जब platelets activate होते हैं, there is a secretion of a chemical. This chemical is called the serotonin. ये serotonin जो है, it causes the vascular spasm, that is the blood vessels they constrict, और उसकी constriction की वजह से जो blood loss है वो कम होता है। जो दूसरी चीज़ होगी प्लेटलेट एक्टिवेशन होने के बाद, दैट इज़ द जो प्लेटलेट्स हैं, वंस दे गेट एक्टिवेटेड दे बिकम मोर एडहेसिव, और उनकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से दे बिकम स्टिकी, दे स्वेल अप एंड दे फॉर्म स्पाइक्ड प्रोसेसेस, और एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो सकती है। एंड वंस द प्लेटलेट प्लग स्टार्ट्स फॉर्मिंग, तो उस टाइम पर कुछ एग्रीगेटिंग एजेंट्स भी रिलीज होते हैं जो कि इस प्लग फॉर्मेशन के लिए एड करते हैं। इन एग्रीगेटिंग एजेंट्स का नाम है थ्रोम्बोक्सिन एंड एटीपी। ये दोनों एग्रीगेटिंग एजेंट्स का काम क्या है? एक तो जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो रही है उसको एड करना कि वो अच्छे से हो सके, प्लस जो दूसरे प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड फ्लो के अंदर, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो जो अंदर चल रहा है ब्लड वेसल के अंदर, वहाँ से प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करना टू द साइट ऑफ द प्लग फॉर्मेशन, ताकि जो प्रोपगेशन हो सके ऑफ द दिस प्लग। सो इस तरह से जो सरफेस है इन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का, वही एक्ट करेगा एज द साइट फॉर कोआगुलेशन। एंड अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली जब यहाँ पर प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद एक कोआगुलेशन कास्केड स्टार्ट होगा, जो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं इनकी वजह से, जो ये उसके बाद कास्केड स्टार्ट होगा जिसमें एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा। अल्टीमेटली जो फाइब्रिन है वो बनेगा। जो फाइब्रिन है उसके बनने से जो ये ब्लड क्लॉट है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब फाइब्रिन एसोसिएट हो जाएगा विद द प्लेटलेट प्लग, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जो वाइट कलर के फाइबर्स हैं, दे आर द फाइब्रिन। और जो अंदर जो सेल्स हैं वो ब्लड के ही सेल्स हैं जो इस एरिया में जिन्होंने प्लग बनाया है, और जब फाइब्रिन इस प्लग के साथ एसोसिएट हो जाएगा, देन देयर विल बी द कंप्लीशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब हम कोएगुलेशन कास्केड के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक रिएक्शंस की एक चेन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है और एक मल्टी स्टेप पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज द कोएगुलेशन कास्केड। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, दे आर ऑफ 13 टाइप्स, या 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द फाइब्रिनोजन, second one is the prothrombin, third one is the tissue factor, fourth are the calcium ions, fifth is the proacelerin। जो सिक्स्थ है, एक्चुअली इट्स नॉट असाइंड टू एनी क्लॉटिंग फैक्टर, इसे हम एसिलेरिन कहते हैं क्योंकि ये एक्टिवेटेड फॉर्म ही है। जो फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज़ द प्रोएसिलेरिन, उसी की एक्टिवेटेड फॉर्म है एसिलेरिन। तो एक्चुअली इट्स नॉट असाइंड टू एनी क्लॉटिंग फैक्टर, but initially it was given to SLRN, and later they found that it's the activated form of the clotting factor number 5 only, so it's not assigned to anyone. Then comes the seventh, it's proconvertin. Then eighth, that is the anti-hemophilic factor. Ninth one is the plasma thromboplastin component. 10th one is the Stuart factor. 11th is the plasma thromboplastin antecedent. Then 12th is the Hageman factor, and the 13th one is the fibrin stabilizing factor. So there is no need to remember all these names, and if you want to, then I'll share a mnemonic that will help you in remembering all these names. These are the 13 clotting factors, and they are all represented by Roman numerals only. Now let's begin with the two pathways of the blood clotting mechanism. So there are two pathways of the blood clotting mechanism. One is the intrinsic pathway and the second one is the extrinsic pathway. So what's the difference between these two pathways? Whenever there is an internal injury in the blood vessel, that is, the injury is inside the blood vessel, at that time the pathway that starts is known as the intrinsic pathway.
क्योंकि उस टाइम पर जितने भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कास्केड के अंदर टिश्यू फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये टिश्यू फैक्टर क्या है? इट्स अनदर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि तब रिलीज होता है जब प्लेटलेट्स की कोलेजन के साथ इंटरेक्शन होती है। तो उस टाइम पर जो एक फैक्टर रिलीज होता है, इट्स कॉल्ड द टिश्यू फैक्टर दैट एक्चुअली इनिशिएट्स द एक्टिवेशन ऑफ द अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये जो टिश्यू फैक्टर है इट्स रिक्वायर्ड ओनली इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड नॉट इन द इंट्रिंसिक पाथवे। तो जब भी इंजरी ब्लड वेसल के अंदर होगी और टिश्यू फैक्टर का रिलीज नहीं होता है, उस टाइम पर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर ऑलरेडी इन द ब्लड एंड hence it's called the intrinsic pathway. The second pathway is the extrinsic pathway. So this pathway is initiated whenever there is an injury to the blood vessel. जब भी blood vessel के बाहर कोई इंजरी होगी, इस तरह से होगी कि blood vessel रप्चर हो जाएगी और उसके जो नीचे टिश्यूज़ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली उससे एक टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। ये टिश्यू फैक्टर फिर उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन का जो कास्केड है उसे स्टार्ट करेगा। तो उस टाइम पर जो पाथवे काम करता है इट्स नोन एज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब पाथवे चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, अल्टीमेटली जो सेंट्रल रोल है वो थ्रोम्बिन प्ले करने वाला है। तो दोनों ही पाथवेज जो हैं दे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से जब थ्रोम्बिन बनेगा अल्टीमेटली फिर फाइब्रिनोजन की एक्टिवेशन होगी और फाइब्रिन बनेगा, तभी ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होगा। तो दोनों पाथवेज में से कोई भी पाथवे काम करेगा, अल्टीमेटली जो एक्टिवेशन है वो प्रोथ्रोम्बिन की होनी है और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना है विच हैज़ द सेंट्रल रोल हेयर। So this is how the two pathways are interconnected to each other. So first we will have a look only at the intrinsic pathway and then we will have a look at the extrinsic pathway. So this is the intrinsic pathway. As I told you, ये कब स्टार्ट होगा? जब भी वेसल का जो एंडोथीलियम का जो लेयर है सेल्स का वो रप्चर होगा। तो उसके बाद फिर जो प्लेटलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लिंग करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर एक्टिवेट होता है, इट्स द फैक्टर नंबर 12। जो फैक्टर नंबर 12 है वो एक्टिवेट होगा एंड नाउ इट विल बी कॉल्ड द एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 फिर उसके बाद फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। देन द एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 इट विल एक्टिवेट फैक्टर नंबर 9 and this activated factor number 9 in association with the activated factor number 8. This factor number 8 it comes from the extrinsic pathway. ये फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 का जो कॉम्प्लेक्स है, जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर फिर उसके बाद फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेंगे एंड दिस फैक्टर नंबर 10 जो है ये अल्टीमेटली प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। सो दिस इज अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड है वो ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, टिश्यू फैक्टर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टिश्यू फैक्टर तब रिलीज होता है जब ब्लड वेसल के जो नीचे टिश्यूज़ हैं उनको कोई डैमेज होता है और वो टिश्यूज़ जो हैं फिर टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे। सो हियर यू नोटिस कि कास्केड स्टार्ट हुआ। वंस वन फैक्टर गेट्स एक्टिवेटेड इट देन एक्टिवेट्स द नेक्स्ट वन। पहले फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, फिर उसने फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट किया, इट देन एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9। अल्टीमेटली फैक्टर नंबर 9 और 8 का एक कॉम्प्लेक्स बना, दे टुगेदर एक्टिवेटेड द फैक्टर नंबर 10। देन लेट्स टॉक अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है एज आई टोल्ड यू ये तब स्टार्ट होता है जब टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। तो ये जो टिश्यू फैक्टर जो है एक्टिवेशन होगी, इसके लिए कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस जो फैक्टर नंबर 8 है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जो टिश्यू फैक्टर है प्लस द एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 8, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल वैसे ही जैसे फैक्टर नंबर 8 और 9 का जो कॉम्प्लेक्स बना था उसने फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट किया, बिल्कुल वैसे ही जो टिश्यू फैक्टर है इट्स कॉम्प्लेक्स विद द एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 8, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स मिलकर भी फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। चाहे पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे है या पाथवे जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे है, अल्टीमेटली दे आर बोथ एक्टिवेटिंग द फैक्टर नंबर 10। दोनों से ही एक्टिवेशन हो रही है फैक्टर नंबर 10 की। इस एक्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कैल्शियम आयंस की प्लस PF3।
PF3 is the platelet factor 3. It's another clotting factor here. So PF3 and calcium ions, they both are required here, चाहे pathway intrinsic pathway है या फिर extrinsic pathway है. Ultimately जो factor number 10 है, it then gets activated. This factor number 10 is required for the activation of prothrombin. Prothrombin जब activate होगा, it will be activated to thrombin. So thrombin here plays the central role. Ultimately दोनों pathways जो हैं, they lead to the activation of prothrombin है, और prothrombin की activation से बनता है thrombin. thrombin के दो roles हैं. पहला रोल है फाइब्रिनोजन की एक्टिवेशन करना, और दूसरा रोल है और भी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना, ताकि उस साइट पर ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हो और एक क्लॉट जो है उसकी फॉर्मेशन प्रोपगेशन हो सके, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट होता है जो कि थ्रोम्बिन की वजह से ही हो रहा है. सो इसके दो रोल्स हैं, वन इज़ एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोजन एंड सेकेंड वन इज़ इनिशिएशन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक लूप, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्लेटलेट्स जो हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टू द साइट ऑफ द ब्लड क्लॉट. जो फाइब्रिनोजन है, वंस इट गेट्स एक्टिवेटेड टू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन है ये मोनोमर्स है, और जब ये मोनोमर्स जो है इनकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो थ्रेड्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दीज थ्रेड्स आर नोन एज द फाइब्रिन थ्रेड्स. ये फाइब्रिन थ्रेड्स फिर जो प्लेटलेट प्लग जो बना था उसके साथ एसोसिएट होते हैं, एंड एक क्रॉस लिंक्ड मैश बन जाता है उस रीजन पर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है और उस रीजन से और ज़्यादा ब्लड ऊज आउट नहीं होता है. अल्टीमेटली जो ब्लड क्लॉट है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है. यहाँ पर एक और चीज़ की एक्टिवेशन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ फैक्टर नंबर 13. इट गेट्स एक्टिवेटेड टू एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13. हेयर ऑल्सो कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड. सो फाइब्रिन जो है उसका जो क्रॉस लिंकिंग है उसके लिए जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ द एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13 and the calcium ions plus the activated thrombin. So these three are the important requirements for the cross linking of the fibrin and ultimately the formation of the fibrin mesh. तो अल्टीमेटली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड के दूसरे सेल्स भी हैं, प्लस इसके ऊपर एक फाइब्रिन का मेश है, और ये फाइब्रिन का मेश जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन से बना है. So this is how the blood clot looks like. Then comes the fibrinolysis. Now once the wound has healed, जब वूंड हील हो चुका है और अब ब्लड क्लॉट की ज़रूरत नहीं है उस रीजन पर, तो उस ब्लड क्लॉट का डिज़ोल्व होना ज़रूरी है जब भी वूंड की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ताकि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके. तो उस टाइम पर जो मैकेनिज्म काम करता है, इट्स नोन एज द फिब्रिनोलाइसिस. ये फिब्रिनोलाइसिस में होगा क्या, एक प्लाज्मिनोजेन है, इट्स अगेन अ प्रोटीन, इट गेट्स एक्टिवेटेड टू प्लाज्मिन, और इसकी जो एक्टिवेशन है इट्स डन बाय प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज. तो जो प्लाज्मिन है जब ये बन जाएगा एक्टिवेशन से फ्रॉम द प्लाज्मिनोजेन, ये फिर उस फाइब्रिन मेश को जो कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर बना है, उस फाइब्रिन मेश को ये क्लीव करता है, दोबारा से उसे मोनोमर्स में ब्रेक करता है, और उसकी वजह से जो क्लॉट है वो दोबारा से डिजॉल्व हो जाता है, एंड अल्टीमेटली देयर इज़ नो मोर क्लॉट लेफ्ट देयर. सो दिस इज़ नोन एज द fibrinolysis. Then there is another term, it's called thrombosis. So thrombosis का meaning है whenever there is unwanted blood clot formation in the vessels or in the arteries, it's called thrombosis. तो इसका होना बहुत dangerous situation है, क्योंकि इसकी वजह से blockage हो जाती है and ultimately it leads to heart attacks or strokes. तो thrombosis जो है ये एक unwanted condition है that can ultimately have fatal effects. तो ये ना हो उसकी वजह से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ब्लड के अंदर जो कि थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती हैं. नंबर वन इज़ दी एंटीकोएगुलेंट्स का प्रेजेंट होना, जो कि अनवांटेड क्लॉट्स की फॉर्मेशन नहीं होने देती हैं. द सेकेंड थिंग इज़ कि जो कोलेजन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दे गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू कोलेजन मैट्रिक्स. तो जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे जब एंडोथीलियम के अंदर होंगे, जब एंडोथीलियम के बाहर जाएंगे तो देन दे विल गेट एक्टिवेटेड. देन इज द प्लेटलेट
रिपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एंडोथेलियम, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स है वो स्टिक नहीं कर पाते हैं टू द वॉल्स ऑफ द एंडोथेलियम. व्हाट आर दीज थिंग्स दैट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द प्लेटलेट्स टू द वॉल्स ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स? इट्स दैट कि जो इंटैक्ट एंडोथेलियल सेल्स होते हैं दे रिलीज निट्रिक ऑक्साइड एंड एक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं, दैट इट्स कॉल्ड द प्रोस्टासाइक्लिन. तो ये जो दो चीज़ें हैं, they prevent the aggregation of the platelets under the normal conditions. Now, here's a question for you. I told you in the requirements of blood clotting, there is a very important role of vitamin K. So, you have to find out that what's the role of vitamin K in blood clotting. Also, check out the names of some of the anticoagulants found in the blood.